ये हमारी 501 की पाँचवीं यूनिट है जिसका नाम है स्ट्रेटजीज फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। NEP 1986 में जो NEP आई, नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर्ड किया ताकि वो एलिमेंट्री एजुकेशन के स्टेटस को सुधार पाएँ। अब यहाँ पर दो फुल फॉर्म है, GER और NER, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, और NER नेट एनरोलमेंट रेशियो। इनको निकालते कैसे, इनका फॉर्मूला क्या है वो आगे गिवन है। इसके बाद यहाँ पे एक बच्चा है प्रकाश, उसकी स्टोरी को यहाँ पे दिया गया है। प्रकाश के फादर का नाम गणेश है और ये दुमका डिस्ट्रिक्ट के मोहाड़ी विलेज में रहते हैं। इसका एक भाई है जो सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ता है, एक बहन है जो सिक्स्थ स्टैंडर्ड पढ़ती है। इसके जो फादर हैं प्रकाश के, गणेश, वो एक आयरन स्मिथ है और जो बैलों की जो नाल पैरों में जो बुलक शूज़ होते हैं उनको बनाने का, उनको फिक्स करने का काम ये करते हैं। ठीक है, लोहे की कुछ चीज़ें बैलों के पैर में लगा देते हैं। तो अब जब गन्नों की कटाई होती थी तब बहुत सारे बैलगाड़ियों की ज़रूरत पड़ती थी उनको ढोने के लिए। तो इस सीज़न में गणेश के पास बहुत सारा काम होता था। तो इस पर्टिकुलर सीज़न के लिए वो फैक्ट्रीज़, जो फैक्ट्री साइट्स होती थी वहाँ पर शिफ्ट कर जाते थे हर साल। ये दिवाली से पहले की बातें होती थी कि अक्टूबर नवंबर में शिफ्ट कर जाते थे। ठीक है, और उसके बाद आप बच्चों की पढ़ाई इस ड्यूरेशन के लिए बच्चे भी वहाँ पे जाते थे अपने पेरेंट्स के साथ। और बच्चों की मतलब पूरी फैमिली के लिए जाएंगे, ऑब्वियसली बात है, इतने दिनों के लिए जाएंगे, 6 महीने के लिए जाएंगे। तो फिर प्रकाश अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहता था और वो जिला परिषद स्कूल में एडमिशन लेना चाहता था, लेकिन उसका एडमिशन नहीं हो पाया। अब उसकी 2 साल की पढ़ाई का इस तरह से लॉस हो गया। अब प्रकाश के मन में दो क्वेश्चंस आए कि क्या उसे अपनी पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए और अपने पापा के साथ बिजनेस में काम करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन ये है हमारा कि क्या आप प्रकाश के जो फादर हैं उनको कैसे गाइड करेंगे प्रकाश की एजुकेशन को फुलफिल करने के लिए। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है शुगर केन कटर्स के साथ या फिर जो गन्ने जाते आयरन स्मिथ हैं उनके साथ, तो इनको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट थी उन्होंने 2001 में एक प्रोग्राम चलाया, एक प्रोजेक्ट चलाया जिसका नाम था साखरशाला। और ये इस तरह के बच्चों को, प्रकाश जैसे बच्चों को, इनके एजुकेशन को कंप्लीट करने के उद्देश्य से चलाई गई। ये जो साखरशाला है ये पूरे साल काम नहीं करती थी, मतलब पूरी साल ये नहीं चलती थी, बल्कि जो एजुकेशनल ईयर का सेकेंड पार्ट होता है, ये लास्ट के जो 6 महीने होते हैं, कोई भी ये अप्रैल से शुरू होता है और मार्च में ख़त्म होता है हमारा एजुकेशनल ईयर, तो ये सेकेंड पार्ट में चलती थी। अब ये जो इस तरह के जो शुगर केन कटर्स हैं ये माइग्रेट कब होते थे, तो अक्टूबर से नवंबर के महीने के बीच में ये माइग्रेट होते थे और मार्च अप्रैल के बीच में ये अपने गांव वापस आते थे। तो अक्टूबर से लेके अप्रैल तक का जो टाइम था इसमें बच्चों की स्टडी नहीं हो पाती थी, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। और इसी चीज़ को सुधारने के लिए इससे ड्रॉप आउट रेट भी उनकी बढ़ रही थी, जैसे प्रकाश ने अपनी स्टडी 2 साल छोड़ दी इस तरह से। तो इन 6 महीनों के लिए उन्हीं खेतों में साखरशाला का आयोजन किया गया। इसका एक नाम है सेकंड सेमेस्टर स्कूल। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि किन स्कूल्स को सेकंड सेमेस्टर स्कूल कहा जाता है तो साखरशालाओं को सेकंड सेमेस्टर स्कूल कहा जाता है। 2001 में चली, कब चली है, 2001 में। 2001 में कहाँ पर, MH महाराष्ट्र में चलाई गई। नेक्स्ट, अभी जो हमने स्टडी करी, इस स्टडी के बेसिस पर हम UE को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन एवरीवेयर अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक नीड ऑफ चिल्ड्रन एंड प्लेस। UE का मतलब है कि हम बच्चों को उसकी स्पेशल नीड के अकॉर्डिंग, उसकी जगह के अकॉर्डिंग हम उसे एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। जैसे हमने देखा कि बच्चे गन्ने के खेतों में 6 महीने के लिए काम करने जा रहे थे, तो वहीं पे हमने क्या करा, उनकी नीड्स को देखे वहीं पे हमने साखरशालाएँ खोल दी। तो इस तरह से इस स्टडी के बाद हम UE को परिभाषित कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो स्कूल एजुकेशन है इंडिया में उसको कैसे डिफ़ाइन किया गया ये सब हमें पता है। प्री स्कूल 3 से 6, एलिमेंट्री में प्राइमरी और अपर प्राइमरी आ जाएगा, सेकेंडरी में 9th-10th और हायर सेकेंडरी में 11th-12th आ जाएगा। और लगभग 6 से 18 साल के बीच में बच्चे की पूरी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमें ये भी पता है एलिमेंट्री का मतलब प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों को मिलाकर एलिमेंट्री बनेगा। अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, एलिमेंट्री एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ पिरामिड एजुकेशन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो एजुकेशन का जो पिरामिड है उसकी फाउंडेशन क्या है, उसके बेस में क्या है, तो एलिमेंट्री एजुकेशन है। और जो
वो 10वां जो पंचवर्षीय योजना थी, 10th 5 ईयर प्लान जो था, उसके अंदर जो सर्व शिक्षा अभियान आया उसने यूईई को एक मेजर पुश किया। अब सर्व शिक्षा अभियान जो है ये भी एक तरह से एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, जो प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों को एक्सेस करने में हेल्प करता है। अब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कैन बी डिफाइंड एज आ अवेलेबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवेयर टू एजुकेट देमसेल्व्स। अब 3 आस्पेक्ट हैं किस चीज़ के, यूईई के 3 आस्पेक्ट हैं, यहाँ पर 3 आस्पेक्ट गिवन है। पहला है यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट, दूसरा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और तीसरा अटेंडेंस एंड रिटेंशन। अब हम इन्हें खोल के पढ़ेंगे, ओपनली डीपली पढ़ेंगे। यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट, यूनिवर्सल एक्सेस का मतलब है कि सभी तक शिक्षा पहुंच जाए। इसके लिए हमें प्राइमरी स्कूल को उस बच्चे की 1 किलोमीटर के दायरे के क्षेत्र में हमें इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इसके बाद हमें हर साल एक सर्वे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, जो भी उस स्कूल की जो जुरिस्डिक्शन है, उस स्कूल का जो अधिकार क्षेत्र है, उस स्कूल के आसपास का जो इलाका है, वहाँ पर वो स्कूल एक सर्वे कराएगा साल के स्टार्टिंग में, जिससे हमें ये पता चल जाए कौन कौन से बच्चे स्कूल जाने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। अब है अटेंडेंस एंड रिटेंशन। अब यहाँ पर एक टर्म है रिटेंशन। देखो यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन एक दी गई है, रिटेनिंग द डिसएडवांटेज्ड चाइल्ड enrolling in a school is so far a more challenging task than enrolling them into educational system itself। कि बच्चों को स्कूल में रिटेन करना, रिटेंशन देना, उनको रिटेंशन करना, ठहराव, उनको रोकना, ये ज़्यादा चैलेंजिंग है उनको एनरोलमेंट देने से। कि हम एनरोलमेंट तो इजीली दे देंगे, हम एडमिशन तो इजीली दे देंगे, हम एक दिन में समझाएंगे बुझाएंगे ले आएंगे स्कूल में, एडमिशन दे दिया। एडमिशन करना तो ईजी है, लेकिन पूरे साल उस बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखना, उस बच्चे की एजुकेशनल क्वालिटी को ध्यान में रखना और उसको हर चीज़ प्रोवाइड कराना, ये अगर ये सब प्रोवाइड होगी तभी वो बच्चे स्कूल में रहेगा, पूरे साल वो बच्चा रिटेंशन देगा स्कूल में। तो इसमें कहा गया है कि डिसएडवांटेज चाइल्ड का इनरोलमेंट तो ईजी है, लेकिन उसकी रिटेंशन ईजी नहीं है। अब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अब एमएलएल को डिसाइड करके, इंफ्रास्ट्रक्चर देके, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स, टीचर को ट्रेनिंग, प्यूपिल टीचर रेशियो को मेंटेन करके, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे जो यूईई है इसके 3 मेजर आस्पेक्ट हमने देखे। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट स्टेट्स ने यूईई के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च करे। ठीक है। अब सबसे पहला जो हम देखने वाले हैं वो है उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट, UPBEP। ये दिख रहा है हमें नाम से, यूपी ने चलाया, यूपी गवर्नमेंट ने चलाया। कब चलाया? 1993, 1993 में चलाया। कब चलाया? 1993 में। उसके बाद किसकी सहायता से चलाया, तो हमें ध्यान रखना है, वर्ल्ड बैंक WB की सहायता से चलाया गया। अब यहाँ पे एक परिषद है, सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, जिसने इसकी पूरी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जो इसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी जिसने ली, उसका नाम है सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद। 1993 में चला, वर्ल्ड बैंक की सहायता से चला और यूपी गवर्नमेंट ने चलाया। अब उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे। तो ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पीई मतलब प्राइमरी एजुकेशन के यूनिवर्सलाइजेशन करे, एक्सेस दे, फ्री एडमिशन दे, चाहे वो फॉर्मल तरीके से हो चाहे वो नॉन फॉर्मल तरीके से हो। नेक्स्ट है यूनिवर्सल अचीवमेंट प्रोग्राम, हम यूनिवर्सल अचीवमेंट प्रोग्राम चलाए जिससे हम MLL को प्राप्त कर सकें। इसके बाद स्किल डेवलपमेंट दें, फीमेल एम्पावरमेंट पे काम करें, इक्वल अपॉर्चुनिटी दें SC ST कैंडिडेट को भी। स्ट्रेटजीज़ क्या क्या थी, हम क्या करेंगे, इसके तहत जो डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल जो प्लानिंग है, मैनेजमेंट है, उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क देंगे। फिर टेक्स्ट बुक रिवीजन, इन सर्विस ट्रेनिंग, वुमेन एंड गर्ल एजुकेशन, तो इम्प्रूविंग एक्सेस टू बेसिक एजुकेशन इन 10 डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पर ये अगर पूछा जाए कि कितने डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम चला, तो हमें पता होना चाहिए कि ये 10 जिलों में चला था। कितने जिलों में चला था? 10 जिलों में, 10 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। अब एक्टिविटीज़ क्या क्या थी? एजुकेशनल एक्टिविटीज़ ऑन कल्चरल एंड कम्युनिकेशन, साइंस, एम्पावरमेंट, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ सोशल जस्टिस, इन 3 चीज़ों पर इसमें काम किया गया। अब है इम्प्लीमेंटेशन। जो UPBEP है, इसको यूपी के 63 जिलों में से 10 टारगेटेड जिलों में ही शुरू किया गया था। कंसंट्रेट 10 जिलों पर था, जिसके नाम हैं
जिसमें उत्तराखंड भी उस टाइम पे यूपी में इंक्लूड था। उन डिस्ट्रिक्ट के नाम है वाराणसी, इलाहाबाद, बांदा, सीतापुर, अलीगढ़, एतवाह, सहारनपुर, गोरखपुर, पौड़ी और नैनीताल। ठीक, तो ये था हमारा यूपी बीईपी। नेक्स्ट है हमारा बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट, बीईपी। ये जो बीईपी है ये पूरी तरह से जो यूपी गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट था उसके प्रोजेक्ट पर ही, उसकी अचीवमेंट पर ही बेस्ड था। और इसको चलाने वाली जो एजेंसी है वो वही एजेंसी है सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, उसी ने ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली थी। ठीक है, और जैसे यूपी बीईपी को वर्ल्ड बैंक की सहायता से 1993 में चलाया गया, इसको यूनिसेफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बिहार की सहायता से जॉइंटली, मतलब जॉइंट, इन तीनों ने जॉइंट होकर चलाया। ये पहली ऐसी योजना थी जो पूरी तरह से एक्सटर्नली फंडेड थी, यानी बाहर से वित्तीय सहायता इसको पूरी तरह से प्राप्त थी। इसके बाद इसमें फोकस किया गया था SC ST स्टूडेंट पर और वुमेन्स पर। अब ये जो इनिशिएटिव है एजुकेशन फॉर ऑल, इनिशिएटेड इन 3, एजुकेशन फॉर ऑल का जो इनिशिएटिव है 3 डिस्ट्रिक्ट में, रांची, रोहतास और वेस्ट चंपारण में 1991 में से 1992 के बीच में शुरू हुआ। इसके बाद अगले साल 4 डिस्ट्रिक्ट को और जोड़ दिया इसमें। अब इसके ऑब्जेक्टिव सबके सेम है। प्राइमरी एजुकेशन को का यूनिवर्सलाइजेशन करना है, फिर हमें ओरिएंट करना है टीचर्स को, वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, और मतलब ये सब वही चीज़ें हैं। अब इसकी स्ट्रेटजीज़ क्या क्या थी कि हम 11,000 प्राइमरी और अपर प्राइमरी क्लासेस बनाएंगे, हम 16,000 टीचर्स को नियुक्ति देंगे इसके तहत, और ट्रेनिंग देंगे। फिर जो टीचर हमने रिक्रूट कर लिए उनको ट्रेनिंग भी देंगे, हम उसको मटेरियल देंगे, प्रोविज़न ऑफ मटेरियल, हम उसको प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में उसका पार्टिसिपेशन भी लेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे महिला समाख्या कंपोनेंट को, महिला समाख्या योजना जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें VEC और कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज तरीके से, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ VEC एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एट द ग्रास रूट लेवल, बेसिक लेवल पर हमने VEC और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन सब चीज़ों का ऑर्गेनाइजेशन करा। नॉन फॉर्मल एजुकेशन कराई NGOs के थ्रू, स्टेट लेवल वर्कशॉप दी जिसमें जो की पर्सन है, यानी जो मुख्य पर्सन है उसको, और जो प्राइमरी टीचर्स है उन सभी को क्या दी, एक बेसिक ट्रेनिंग दी गई। ठीक है, वुमेन डेवलपमेंट पे काम करा। एनरोलमेंट ड्राइव्स, मतलब पंजीयन अभियान की, इनरोल कराओ अपने बच्चों को, तो एक तरह से एडमिशन अभियान इन्होंने चलाया। पोस्टर वर्कशॉप कराई इन लोगों ने। महिला समाख्या जो है लोकल अकाउंटेबिलिटी स्कूल की थी, टू प्लान एन एक्टिव रोल इन मैनेजमेंट ऑफ ECCE, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, और NFE यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स जो थे, इन सब में जो स्कूल्स है उसकी लोकल अकाउंटेबिलिटी को प्रोत्साहन दिया, उसको स्थापित किया कि स्थानीय उत्तरदायित्व है। उसके बाद इम्प्लीमेंट करा इसको, तो इसमें इम्प्लीमेंट करने में कुछ नहीं था। इसमें देखो एक लाइन तो ये इम्पोर्टेंट है कि हमने क्या करा है, जो पूरा प्लान है इसको सुपरवाइज किया जाए कितनी बार, साल में 2 बार, ट्वाइस इन अ ईयर। कौन करेगा भाई, यूपी बीईपी। उसके बाद और कौन करेगा, पहला कौन करेगा यूपी बीईपी, दूसरा कौन करेगा डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद ये जो था ये कितने ज़िलों में प्रपोज्ड किया गया, तो 12 डिस्ट्रिक्ट में, करंटली कितने में चल रहा है, 12 डिस्ट्रिक्ट में। अब नेक्स्ट है हमारा लोक जुम्बिश। लोक जुम्बिश जो एक कार्यक्रम है, इसको या फिर जो एक इनिशिएटिव है, ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा 1992 में लिया गया। कब लिया गया, 1992 में। और पीपल्स मूवमेंट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब एक तरह से इसका मतलब क्या है लोक जुम्बिश का, तो पीपल्स मूवमेंट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल लॉन्च किया गया 1992 में। किसकी सहायता से, सीडा, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसकी सहायता से इसको हमने लॉन्च किया। इसमें भी UEE पर फोकस किया गया, फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से। इसमें गर्ल एजुकेशन और गर्ल डेवलपमेंट पर मुख्य फोकस किया गया। इसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं इस प्रोजेक्ट के, टू अचीव एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब 2000 जो ईयर उस टाइम चल रहा था उसी के अंदर हमें क्या करना है,
एजुकेशन फॉर ऑल के लक्ष्य को अचीव करना है। टू इंश्योर इम्प्रूवमेंट इन एनरोलमेंट गर्ल्स बाय पेइंग अटेंशन टू गर्ल चाइल्ड, इंश्योर करना है एम्पावरमेंट को और एनरोल कराना है गर्ल चाइल्ड को। इसके बाद यहाँ पर एक कि जो 15 से 35 साल के जो लोग हैं उनके बीच जो लिटरेसी है उसको हमें 80% तक लेकर जाना है। टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, डाटा कलेक्ट करने में और पीपल को एक साथ लाने में जो ट्रांसपेरेंसी है उसको हमें बढ़ाना है, इंश्योर करना है, ट्रेनिंग टेक ये सब चीज़ें। मेन कंपोनेंट क्या था कि एक ऑटोनोमस बॉडी को लॉन्च करना है विद एन एम्पावरमेंट ऑफ कमिटी विच विल रिव्यू प्रोग्रेस, जो इसकी जो प्रोग्रेस है लोग जुम्बिस प्रोजेक्ट की उसको देखेगी। फिर स्कूल मैपिंग तैयार करनी है, माइक्रो प्लानिंग करनी है और लोक जुम्बिस जो है वो विलेज लेवल पर काम करेगा और ये सब था। स्ट्रेटजीज क्या क्या थी, डेवलप्ड अ मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म को डेवलप करना है बॉटम लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर, जैसे प्रेरक दल, भवन निर्माण कमेटी, विलेज एजुकेशन कमेटी, क्लस्टर खंड, क्षेत्रीय शिक्षा प्रबंधन समिति, ठीक है, इस तरह से। एक अध्यापक मंच तैयार करना है जहाँ पर वुमेन का पार्टिसिपेशन भी हो। फिर हमें एक रिव्यू प्लानिंग मीटिंग, RPM, रिव्यू प्लानिंग मीटिंग ऑफ ऑल फंक्शनरीज एट क्लस्टर एंड ब्लॉक लेवल वॉज हेल्ड इन एवरी मंथ। हर महीने हमें जितने भी अधिकारी हैं क्लस्टर लेवल पर हो चाहे ब्लॉक लेवल पर हो उन सबकी एक मीटिंग करानी है। प्लानिंग को लेकर हो सकती है कि हमने पूरे साल क्या किया और नेक्स्ट मंथ में हम क्या करने वाले, पूरे मंथ को एनालिसिस करेगी, रिव्यू करेगी। अब है प्रवेशोत्सव। प्रवेशोत्सव एक इवेंट था ताकि सोसाइटी में पॉजिटिव और क्रिएटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके बच्चों के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। तो मतलब स्टार्टिंग में वो एक प्रवेशोत्सव मनाते थे जिससे एक पॉजिटिवनेस आए हमारी सोसाइटी के अंदर। उसके बाद यहाँ पर है कुछ चीज़ें हैं जो इसके तहत की गई थी, जैसे हॉस्टल्स फॉर ट्राइबल चिल्ड्रन। ट्राइबल चिल्ड्रन जो थे उनके लिए जो सीजनल माइग्रेंट्स थे, जो मतलब ऐसे नहीं कि पूरी साल माइग्रेट हो, जो सीजनल माइग्रेंट्स थे उनके लिए ट्राइबल हॉस्टल इस्टेब्लिश किए गए। फिर है महिला शिक्षण विहार। 15 से जो ज़्यादा एज की जो लड़कियां हैं उनके लिए उनको residential courses for out of school girls in 15+ age group have been conducted here, provide quality education, residential type of atmosphere। रूरल एरियाज़ में रेजिडेंशियल टाइप एटमोसफेयर दिया 15+ लड़कियों को जिन्होंने स्कूल अपना छोड़ दिया था किसी भी रीज़न से। फिर बालिका शिक्षण शिविर। बालिका शिक्षण शिविर चलाए गए, 6 से 8 महीने काम करते थे, ये रेजिडेंशियल कैंप होते थे और 9 साल से बड़ी लड़कियों के 9 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है उनके लिए फॉर्मल एजुकेशन फैसिलिटेट करते थे। फिर है मुक्तांगन ये एक प्रोग्राम था ट्राइबल चिल्ड्रन के लिए, जो खंडे एक वहाँ पे राजस्थान में एक 12 डिस्ट्रिक्ट में किशनगंज ब्लॉक है जहाँ पर खंडेला क्लस्टर में चलाया गया था। तो ये हमें पूछ सकते हैं कि मुक्तांगन कहाँ पे, 12 में किशनगंज ब्लॉक के अंदर क्लस्टर है खंडेला क्लस्टर, वहाँ पर ट्राइबल चिल्ड्रन के लिए ये चलाया गया था। मदरसा में पता है ये, लेकिन कहाँ पर चलाया गया, भरतपुर का खमन ब्लॉक, वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के लिए चलाया गया था। फिर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सहज शिक्षा केंद्र जो वर्किंग चिल्ड्रन हैं उनके लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा सहज शिक्षा केंद्र में। कुछ बच्चे ऐसे जो काम कर रहे हैं, वर्किंग चिल्ड्रन है उनके लिए। फिर स्कूल हेल्थ प्रोग्राम की अवेयर करें हेल्थ के लिए बच्चों को। फिर आंगनवाड़ी सेंटर प्री प्राइमरी एजुकेशन देगा। और यहाँ पर एक NGO काम कर रहा है विहान, जो विहान है ये यूपी बेसिकली यूपी का एक वो है और इसमें 245 आंगनवाड़ी सेंटर्स जो है उनके लिए काम करता है। फॉर द स्ट्रेंथनिंग द प्रोग्राम ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन इज लिंकेज विद प्राइमरी एजुकेशन NGO विहान प्रमोटेड बाय यूपी हैज़ टेकन 245 आंगनवाड़ी सेंटर्स। नेक्स्ट है हमारा शिक्षाकर्मी प्रोजेक्ट जो था ये 1987 में, कब, 1987 में चलाया गया और राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड RSKB, राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड के द्वारा असिस्टेंस किसने दिया, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंटल अथॉरिटी। इसमें ये देखा गया कि जो टीचर की एब्सेंटिज्म है, कि टीचर एब्सेंट रहते हैं, ये मेजर ऑब्स्टेकल है UEE के ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने में। इसके लिए
It accordingly thought of substitution of the primary school teacher in single teacher school by a team of 2 local resident और educational workers called शिक्षाकर्मी, कि हम क्या कर देंगे, स्कूल को सिंगल टीचर स्कूल में जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको सिंगल स्कूल टीचर में हम वो कर देंगे, एक स्कूल में एक ही टीचर है। इसके साथ हम वहाँ के 2 स्थानीय निवासियों को, जो लोकल वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, उनको हम उस टीचर की हेल्प के लिए रखेंगे। उन 2 लोगों को, उन 2 एजुकेशनल वर्कर्स को कहा गया शिक्षाकर्मी। अब लोकल पर्सन को अगर हम शिक्षाकर्मी बनाएंगे तो उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को भी हम कुछ ना कुछ मतलब प्रेस्क्राइब्ड करेंगे। तो इसके लिए ज़्यादा क्वालिफिकेशंस तो नहीं रखी गई, लेकिन जो ट्रेनिंग है और जो एकेडमिक सपोर्ट है दैम टू फंक्शन, वो मतलब उसको ट्रेनिंग अच्छे से दे ताकि एक टीचर के रूप में इफ़ेक्टिवली वो काम कर सके, एक शिक्षाकर्मी के रूप में वो काम कर सके। ऑब्जेक्टिव्स सेम ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं, वही सब ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं बार बार। स्ट्रेटजीज क्या क्या थी। अ मॉनिटरिंग मिशन कमीशन बाय सीडा हेल्ड ऑन बाइनअनुअल रिव्यू ऑफ शिक्षाकर्मी प्रोजेक्ट। इसमें भी क्या था कि जो हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है शिक्षाकर्मी राजस्थान सरकार द्वारा, इसमें सीडा एक मिशन, मॉनिटरिंग मिशन बनाएगी जिसमें बाय एनुअल, साल में 2 बार शिक्षाकर्मी प्रोजेक्ट को रिव्यू किया जाएगा और इसमें इवॉल्व एक ऐसा प्रोसीजर बनाएंगे जिसमें डिसीजन मेकिंग और जो फील्ड एक्सपीरियंस दिया जाए, डिसेंट्रलाइज कर देगी और कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर देगी, प्रमोट करेगी जेंडर एंड सोशल सेंसिटिविटी को। Implementation. The government of Rajasthan and non-government organizations work hard in hand with the project director to design SK trainers and oversee training of शिक्षाकर्मी। इसमें जो ट्रेनिंग है SK ट्रेनर्स एंड ऑब्जर्व ट्रेनिंग ऑफ शिक्षाकर्मी, मतलब जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या करा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दे डिज़ाइन करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए और कंडक्ट करने के लिए ट्रेनिंग के लिए जो शिक्षाकर्मी ट्रेनर्स को ट्रेन करेगी और इनकी ट्रेनिंग को मतलब ओवरसी करेगी। अब इसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं जैसे डे सेंटर, परिहार पाठशाला, महिला प्रशिक्षण केंद्र, इंटीग्रेटेड अप्रोच। जो डे सेंटर हैं वो तो नाम से पता चल रहा है, ये जो शिक्षाकर्मी द्वारा जो स्कूल चलाए जा रहे हैं उनको डे सेंटर बोला गया। व्हेन द एग्जिस्टिंग प्राइमरी स्कूल रन बाय शिक्षाकर्मी, जब वो स्कूल शिक्षाकर्मी द्वारा चलाया जाएगा तो उसको डे सेंटर कहा जाएगा। फिर कुछ बच्चे ऐसे जो दिन में कुछ काम करते हैं, वो दिन की क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, तो उनके लिए नाइट में क्लासेस की व्यवस्था की गई जिसका नाम रखा गया परिहार पाठशालास। उसके बाद महिला प्रशिक्षण केंद्र जो है ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ महिला शिक्षाकर्मी ट्रेनिंग सेंटर इज कॉल्ड एज महिला। अब जो शिक्षाकर्मी है फीमेल, उनकी ट्रेनिंग के लिए एक सेंटर स्थापित किया गया जिसका नाम रखा महिला प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, ये लोकल वुमेन को महिला शिक्षाकर्मी के रूप में ट्रेन करता था। इंटीग्रेटेड अप्रोच। A survey has revealed that 6% of children up to 14 years of age in block Ghatol tribal and Bhalotra desert suffer from physical disability. To scheme to integrate disabled children in SKP शिक्षाकर्मी project school was established. एक सर्वे में हमने ये देखा कि 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, 2 ब्लॉक हैं, घटोल ये ट्राइबल ब्लॉक है और एक है बालोतरा ये बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो यहाँ पर ये डेजर्ट इलाका है। तो इन दोनों इलाकों में जो फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ हैं वो 6% बच्चों में है। तो इसके लिए हमने इंटीग्रेटेड अप्रोच चलाई। तो ये था हमारा। अब हम पढ़ेंगे केस स्टडी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इन महाराष्ट्र। अभी हमने यूपी, बिहार, राजस्थान 3 स्टेट की चीज़ें पढ़ी, और महाराष्ट्र का देखते हैं। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है वो है स्कीम्स फॉर सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। अब सोशली डिप्राइव्ड में कौन कौन चीज़ आएंगी? शेड्यूल कास्ट, SC, ST, नोमैडिक कास्ट, ट्राइब्स। तो ये जो लोग हैं, ये जो ट्राइब्स हैं, ये सोशली बैकवर्ड है। इनकी वेलफेयर के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें, कुछ प्रोजेक्ट्स चलाए। जैसे स्टिप करेंगे अप टू क्लास 10th तक वजीफ़ा मिलेगा, फ्री यूनिफॉर्म मिलेगी
बोर्डिंग हाउसेज रहेंगे, हॉस्टल मिलेंगे गवर्नमेंट एंड हॉस्टल फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसीज। अब एक एनसीईआरटी ने एक बोर्ड को इस्टेब्लिश करा जिसका नाम था नेशनल बोर्ड ऑफ टैलेंट सर्च। ये स्कॉलरशिप देगा जब एससी या एसटी कैंडिडेट अपनी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन को ख़त्म कर देगा, कंप्लीट कर लेगा, तो ये जो पर्टिकुलर बोर्ड है नेशनल बोर्ड ऑफ टैलेंट रिसर्च जिस जो एनसीईआरटी ने स्थापित किया था, तो वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएगा। अलाउंस देंगे उसकी अटेंडेंस के लिए कि अगर वो बच्चे स्कूल आए, उपस्थिति के लिए भत्ता देंगे, मतलब उनको पैसे मिलेंगे, आश्रम स्कूल, बुक बैंक स्कीम, ये सारी चीज़ें चलाई गई। अब है स्कीम्स फॉर गर्ल्स, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गर्ल्स एजुकेशन के लिए क्या क्या स्कीम्स चलाई, तो इनके लिए भी अलाउंस है फॉर अटेंडेंस कि अगर ये स्कूल आएंगी रोज़ तो इनको क्या मिलेगा, भत्ता मिलेगा। जो ड्रॉप आउट रेट है क्लास 1 to 4 में, उसको घटाने के लिए ये किया गया। और इसमें अटेंडेंस चाहिए 75 वर्किंग डेज़। अगर 75 वर्किंग डेज़ आपको अटेंडेंस मिल रही है बच्चे की, तो 1 रुपी पर डे, एक दिन में 1 रुपया दिया जाएगा उस बच्चे को, ठीक है। इसके बाद है हमारा फ्री ट्रैवलिंग स्कीम फॉर गर्ल्स बाय अहिल्या होलकर। 1997 में अहिल्या होलकर ने फ्री ट्रैवलिंग स्किल रूरल एरियाज़ में बच्चों के लिए जो डिप्राइव्ड हैं उनके लिए शुरू की गई। अब है मातृ प्रबोधन प्रोजेक्ट। ये किसके लिए था, इसका एम था कि ये बच्चों को जो बच्चों की मदर है, मातृ प्रबोधन यानी माता के लिए है ये, ठीक है, कि माताओं को समझ जाए चाइल्ड एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, उनकी हेल्थ, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। एक बार पढ़ लेते हैं। टू अचीव द एम ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन द रूरल एरिया, प्रोग्राम हैज़ बीन अरेंज्ड टू एजुकेट मदर अबाउट चिल्ड्रन एजुकेशन, देयर हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। मदर को एजुकेट करना है, उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए उनमें अवेयरनेस फैलानी है। आर्मी स्कूल कहाँ कहाँ पर, भोर और नासिक, महाराष्ट्र में दो ऐसे वो हैं, सॉरी, भोर एट नासिक, भोर नामक की जगह है नासिक में जहाँ पर आर्मी स्कूल खोला गया। उसके बाद है समूह निवासी स्कूल, रिमोट एरियाज़ में गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए जो दूर दूर से बच्चे आते तो उनके लिए समूह निवास स्कूल की स्थापना की गई। अब स्कीम्स फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड चिल्ड्रन, इनके लिए क्या क्या स्कीम है। सबसे पहले स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये स्कॉलरशिप जो है 1978 में शुरू की गई। जो बच्चे टैलेंटेड हैं और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं उनके लिए, और इन्हें अगर लड़का है तो हायर सेकेंडरी लेवल पर 70 रुपये, और अगर लड़की है तो 80 रुपीज़ दे जाएंगे। EBC गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इकोनॉमिकली बैकवर्ड चाइल्ड, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 1956 में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें अगर स्टूडेंट 75% अटेंडेंस दे रहा है और हर साल पास हो रहा है और उसकी ईयरली इनकम 15,000 से 15,000 के अंदर है, उससे कम है, तो उसको एक मिनट पास एवरी ईयर विद ईयरली इनकम ऑफ 15,000 ऑफ पेरेंट विल बी अवॉर्डेड, उसको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। EBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो चिल्ड्रन हैं, 1956 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई। 70% अटेंडेंस होनी चाहिए, हर साल वो बच्चा पास होना चाहिए और उसकी फैमिली जो इनकम है वो 15,000 से कम होनी चाहिए ईयरली इनकम, ठीक है। अब है न्यूट्रिटिव डाइट, इसका तो नाम से पता चल रहा है। जो प्रोजेक्ट है 1995 में विलेज डेवलपमेंट कमेटी द्वारा स्टार्ट किया गया, और ठीक है। सावित्री फुले पेरेंट एडॉप्शन स्कीम, दिस स्कीम इज स्टार्टेड 1993। सावित्री फुले पेरेंट एडॉप्शन स्कीम 1993 में शुरू की गई। ड्यू टू फाइनेंस, इसमें क्या था कि एक जो मतलब प्रिंसिपल है स्कूल का या कोई ऑफिसर है या कोई बड़ा आदमी है, वो एक गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट करे और हर महीने उसकी एजुकेशन के लिए 7वीं क्लास तक उसको क्या देगा, 30 रुपीज़ प्रोवाइड कराएगा। 30 रुपीज़ देंगे हर महीने उस बच्चे के लिए 7वीं क्लास तक। फिर बुक बैंक स्कीम, स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल और गेटिंग स्कूल्स बुक फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में मिलती है प्राइमरी क्लासेस में बुक्स। द बुक्स आर टेकन बैक, उन बुक को हम वापस ले लेंगे अगले साल, फिर नेक्स्ट ईयर तो उन्हें नई बुक मिल जाएंगी। द स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड प्रोवाइडेड न्यू बुक्स पर ईयर, फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों को हर साल नई किताबें दी जाती थी, लेकिन बाद की क्लासेस में वो बुक उनसे वापस ले ली जाती, तो वो किसी दूसरे बच्चों को दे देंगे, मतलब वो बुक किसी दूसरे बच्चों को दे दी जाती होंगी, और फिर जो बच्चा नेक्स्ट क्लास में आता होगा तो उसको नई बुक प्रोवाइड करा देते होंगे। तो इस तरह से एक बुक बैंक स्कीम चलाई गई। अब है स्कीम्स फॉर डिस्टेंट एरिया
चाइल्ड की जो बच्चे दूर दूर रह रहे उनके लिए क्या क्या, रिमोट एरियाज़ में रह रहे, डीप एरियाज़ में रह रहे, सबसे पहले न्यूट्रिटिव डाइट स्कीम ये इम्प्रूव करेगी डाइट को बच्चे की 0 से 6 साल के अंदर। और मतलब जो 0 से 6 साल का जो बच्चा है उसकी डाइट को इम्प्रूव करने के लिए कौन प्रोवाइड कराएगा ये डाइट, आंगनवाड़ी या बालवाड़ी। इसके बाद इससे बच्चे का फिज़िकल डेवलपमेंट होगा, मेंटल डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा मिड डे मील जो क्लास 1 से 5 तक है वो भी प्रोवाइड कराई जाएगी। फिर आश्रमशाला, डायरेक्टोरेट ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट, जनजातीय विकास निदेशालय जो है उसने आश्रमशाला को इम्प्लीमेंट करा। बिकॉज ऑफ पॉवर्टी इन रिमोट एरियाज पेरेंट्स अनेबल टू कंप्लीट द, मतलब रिमोट एरियाज़ में गरीबी है, इस वजह से पेरेंट्स अनेबल हैं बच्चों की एजुकेशन को पूरा कर पाने में। तो इसमें क्या था कि 2 तरह की आश्रमशालाएँ हैं। पहली जो है बेसिक आश्रमशाला क्लास 1 to, यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर ये नहीं होगा, 1 to 4 होगा, मिस प्रिंट है इस बुक में ये, ठीक है। मैंने चेक कर लिया एक बार ये, तो आप लोग करेक्ट कर लेना। पैरा बेसिक आश्रमशाला क्लास 5th to 10th, तो 2 तरह की आश्रमशालाएँ चलाई गई। इसमें जो गरीब बच्चे हैं उनको हम लिटरेसी फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, यूनिफॉर्म और लॉजिंग मतलब जो रहने का जो स्थान है वो सब दिया जाएगा। नेक्स्ट है विद्या निकेतन। विद्या निकेतन जो है ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए था और केलपुर यावतमल डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया 1981 में, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ है कि जो आदिवासी, मतलब इसके जो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे इस प्रकार के, विद्या निकेतन जिनका नाम है, इसमें 10 सीट्स रिजर्व्ड कर दी गई आदिवासी स्टूडेंट्स के लिए। किन के लिए? आदिवासी स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद है कुरानशाला। कुरानशाला जो है ये मोबाइल स्कूल इम्पार्टिंग नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। मोबाइल स्कूल था चलता फिरता, और जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन को इम्पार्ट कर रहा था, जिसमें मेडिसिन्स, गुड हैबिट्स, लैंग्वेज, क्लीनलीनेस, गुड मैनर्स, इस तरह की चीज़ें इन्हें बच्चों को प्रोवाइड कराई जा रही थी। और द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फर्स्ट कुरानशाला, पहली कुरानशाला किसने बनाई? श्रीमती ताराबाई मोदक और श्रीमती अनुताई वाघ ने। ताराबाई मोदक, अनुताई वाघ, इन दोनों ने पहली कुरानशाला बनाई। इसके बाद है चाइल्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट CEP। महाराष्ट्र सरकार ने 1982 में यूनिसेफ के अंडर इसको चलाया। द बुक्स आर प्रोवाइडेड, इसमें बच्चों को बुक प्रोवाइड कराई जाती थी जो बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करें, मतलब अच्छी किताबें जिसमें पिक्चर्स हों, इस तरह की किताबें। पेरेंट्स मीटिंग आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज टू मेक दैम इंश्योर ऑफ देयर वार्ड्स प्रोग्रेस। PTM ऑर्गेनाइज कराई जाती थी CEP के दौरान, जिनसे बच्चों को उनके पेरेंट्स को उनके बच्चों की प्रोग्रेस के बारे में पता चले। अब है द प्रोजेक्ट फॉर ट्राइबल लैंग्वेज। ट्राइबल लैंग्वेज के लिए क्या क्या प्रोजेक्ट चलाए गए? There is a difference between language of school that of tribal areas, so it is a difficult for tribal children to understand standard language. ट्राइबल जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी अलग होती है स्कूल की लैंग्वेज से, इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ट्राइबल चिल्ड्रन को उस स्टैंडर्ड लैंग्वेज को समझने में। टू रिमूव दिस डिफिकल्टी बोथ लैंग्वेज मस्ट बी सिमिलर सो दैट द स्टूडेंट्स मे बी एक्वेंट विद मदर टंग एज वेल एज प्रोविंशियल लैंग्वेज। सो MSCERT prepare the textbook in tribal language for these children and also prepare handbook for teachers along with the training। अब दोनों ही भाषाओं का ज्ञान एटलीस्ट टीचर को तो होना चाहिए, तभी तो टीचर उन बच्चों को अटेंड कर पाएगी। तो इसके लिए MSCERT एक संस्था है जिसने ट्राइबल लैंग्वेज में बुक बनाना शुरू किया ताकि वो बच्चे भी आसानी से पढ़ पाएँ, स्टैंडर्ड लैंग्वेज को समझ पाएँ, प्रोविंशियल जो लैंग्वेज है उसको समझ पाएँ। और जो टीचर्स हैं उनके लिए ट्राइबल लैंग्वेज में एक हैंडबुक दी। जो ट्राइबल बच्चे हैं उनको तो प्रॉपरली ट्राइबल लैंग्वेज में किताबें दे दी और टीचर्स के लिए भी हैंडबुक दी। स्कीम्स फॉर आउट ऑफ द स्कूल। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं किसी वजह से डिप्राइव्ड हो जाते हैं, एजुकेशन से छोड़ देते हैं, फिर वापस वो एजुकेशन में आना चाहे तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए क्या क्या चीज़ें करी महाराष्ट्र में क्या क्या प्रोजेक्ट चलाए गए? सबसे पहला है ब्रिज स्कूल। ब्रिज स्कूल के अंदर देखो क्या क्या आएगा। जो बच्चे अपनी स्टडी को छोड़ देते हैं और वापस स्कूल में आना चाहते हैं, भूल जाते हैं, उनके लिए ब्रिज स्कूल चलाया गया
उनको एक चांस दिया गया कंप्लीट करने के लिए एजुकेशन को। और ये जो पीरियड होता था ये 45 डेज़ का होता था, जिसमें हम 45 डेज़ बच्चों को क्लासेस देते थे और उनको जो बेसिक चीज़ें वो सिखाते थे। इसके बाद इन बच्चों को जो रेगुलर स्कूल्स हैं या फिर उनके सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स है उसमें वापस भेज दिया जाता था। ये जो ब्रिज स्कूल हैं ये बोर्डिंग हाउस की तरह होते थे और इसमें सिलेबस होता था पर्टिकुलर 45 डेज़ का। ठीक है, तो ये था ब्रिज स्कूल में। नेक्स्ट हमारा आता है इंडस चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या था, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डिफरेंट प्रोफेशन करते हैं एज अ चाइल्ड लेबर। दिस स्कीम एम टू रूट आउट द चाइल्ड लेबर ट्रेडिशन, ब्रिंग दैम एज मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन। जो इंडस चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट था, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनमें वर्क लोड होता है, जो घर की जिम्मेदारियों के तहत क्या करते हैं, चाइल्ड लेबर शुरू कर देते हैं। तो इनके लिए इनको जड़ से उखाड़ने के लिए, इस ट्रेडिशन को ख़त्म करने के लिए, उन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षा की ये स्कीम चलाई गई। दिस प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट 5, इसको 5 जिलों में, महाराष्ट्र के 5 जिलों में इम्प्लीमेंट किया गया। गोंडिया, अमरावती, झल्लाना, औरंगाबाद, मुंबई। फिर MSC आर्टिस्ट कंपनी के ऊपर नाम पड़ा जिन्होंने बुक्स बनाई थी ट्राइबल लैंग्वेज में। इसने टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ये इंडस चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के जो ट्रेनीज़ हैं, वॉलेंटियर्स हैं, उनको ट्रेन करेगी। ठीक, इसके बाद इसको नेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज करने के लिए एक सोसाइटी है जिसका नाम है नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट NCLP। उसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लिया और इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं ये हम देखते हैं। The volunteers have responsibility to inquire about the child labor in dangerous areas like factories, industries, hotels, admit a child of 5 to 8 years age to regular school। इसमें जो वॉल्टियर्स थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो देखें कि भाई कोई बच्चा जो है डेंजरस एरियाज़ में काम ना कराओ, जैसे फैक्ट्रीज़ हो गई, इंडस्ट्रीज़ हो गई, होटल्स हो गए। इसके बाद 5 से 8 साल का जो बच्चा है उसको रेगुलर स्कूल में भेजो, एडमिट कराओ। जो 9 से 13 साल का बच्चा है उसको वोकेशनल ट्रेनिंग दो। ठीक है, इसके स्कॉलरशिप देनी है इन सबको। उसके बाद जो बच्चा 14-17 साल का उसको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दो। और तो ये था हमारा किसके अंदर, इंडस चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के अंदर। अब इसमें एक चीज़ हो रहा है कि इसमें एक सेंटर पर 50 बच्चे होते थे बस, बाकी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब है साखरशाला। हमने साखरशाला के बारे में पूरा पढ़ ही लिया। सेकंड सेमेस्टर स्कूल इनको कहा जाता था, पूरे साल काम नहीं करते थे। ठीक है, तो यही सब है इसमें। तो 2001 में चलाया गया। अब है कैप प्रोजेक्ट। इसमें क्या था, जो बच्चे 6 से 14 साल के बीच में हैं, यूनिसेफ की असिस्टेंस में 1981 में प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल के नाम से सेल्फ लर्निंग सेंटर की खुद पढ़ सके, सेल्फ लर्निंग सेंटर ओपन किए गए, जहाँ पर वेयर 25 से 30 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन गेट एडमिटेड। 25 से 30 बच्चे वहाँ पर एडमिशन ले सकते थे। सेल्फ लर्निंग स्कूल थे कि बच्चे खुद पढ़ सकते थे इसमें। ठीक है, पार्ट टाइम क्लासेस ले सकते थे जाके, रेमिडियल टीचिंग क्लासेस। तो रेमिडियल टीचिंग के लिए भी यहाँ पर एक योजना चलाई गई, विलेज स्कूल की तरह ही थी। तो मतलब इसके बाद है वास्तिशाला। वास्तिशाला जो है ये इनफॉर्मल एजुकेशन को इम्पार्ट करने के लिए हिरी, ट्राइबल, रिमोट एरियाज़ में, जहाँ पर 1 किलोमीटर के दायरे में कोई स्कूल नहीं है, 1 से 4th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाया गया। अब मिनिमम 15 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फ्रॉम 1 to 4 शुड बी एनरोल्ड फॉर स्टार्टिंग अ वास्तिशाला इन प्रीमाइसेस अलॉटेड बाय ग्राम पंचायत। किसी भी वास्तिशाला को शुरू करने के लिए 15 बच्चे चाहिए जो क्लास 1 से 4 के बीच में हों, और इसको पहले अप्रूव्ड कराया जाएगा किससे, ग्राम पंचायत से, तब इसको खोलने की अनुमति मिलेगी। VEC अरेंज फॉर द क्वालिफाइड टीचर्स एंड 30 days ट्रेनिंग इज ऑल्सो गिवन बाय डाइट। अब VEC जो है, विलेज एजुकेशन कमेटी जो है, वो इसके जो टीचर्स है उसको उनको क्वालिफाइड टीचर्स को अरेंज करेगी, उनको ट्रेनिंग देगी। ठीक है, तो ये सब था। सुपरवाइज़ किया जाएगा इसको, जो पास का प्राइमरी स्कूल होगा उसके प्रिंसिपल के द्वारा इसको सुपरवाइज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है द स्कीम फॉर स्पेशल टारगेट ग्रुप। कुछ स्पेशल टारगेट ग्रुप है जैसे हैंडीकैप्ड, देवदासी चिल्ड्रन, इस तरह के। तो सबसे पहले ये ना स्पेशल टारगेट ग्रुप होते हैं कि कुछ अलग तरह के हैं, इनकी सामाजिक स्तर मतलब इनके साथ कुछ अलग ही प्रॉब्लम है, तो इनके लिए ऐसी स्कीम्स चलाई गई। सबसे पहले स्कीम फॉर देवदासी चिल्ड्रन।
तो देवदासी ट्रेडिशन इज़ अ नेगेटिव सोशल ट्रेडिशन। इसको आप सर्च करना एक बार, देवदासी ट्रेडिशन को। तो एक सामाजिक बुराई है इंडिया में। इसमें क्या है कि जो देवदासी हैं वो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड होती है और अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पाती। सम स्कीम्स हैव बीन स्टार्टेड फॉर चिल्ड्रन ऑफ देवदासीज एंड वारांगना, जैसे न्यूट्रिशन मील देना, अटेंडेंस अलाउंस देना, बुक योजना, बोर्डिंग स्कूल्स जिनका नाम था स्नेहालय, और वुमेन प्रबोधन प्रोग्राम, फ्री पास योजना, इस तरह की सुविधाएं दी गई देवदासियों के बच्चों को। अब है एजुकेशन फॉर हैंडीकैप्ड। हैंडीकैप बच्चों के लिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम चलाया गया। ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड, यहाँ पे एक चीज़ है वो हम देख लेते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है उसने एक स्कूल इस्टेब्लिश करा 1885 में, डीफ एंड डम बहरों के लिए और गूंगों के लिए, मुंबई में। और बट सपोज इफ दीज चिल्ड्रन आर गिवन अ चांस टू सिमिलर टू जनरल चिल्ड्रन, देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस विल इम्प्रूव, हैंस दे। जब इन बच्चों का जो डीफ एंड डम बच्चे हैं जिनको 1885 में जिनके लिए स्कूल महाराष्ट्र सरकार ने खोला, तो जब ये उनका कॉन्फिडेंस अप हो जाता था तो इनको बाद में जनरल स्कूल में ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। इसी अप्रोच को इंटीग्रेटेड अप्रोच भी कहा गया। अब नेक्स्ट है हमारा DPEP। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे DPEP को। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।